सेल्स के पास बच्चों कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, ये सारे बायोमोलिक्यूल जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको सेल्यूलर पूल कहा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि ऑल सेल्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमारी सारी सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। सो विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब ये हमारी सारी सेल्स हैं भाई, उसमें तो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये सब हो गया। अब ये सारे मॉलिक्यूल को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ ना एक कैटेगरी में, या फिर मैंने सपोज एक बैग ले लिया और सोचो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, बैग ले लिया और सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना शुरू करा, तो उस बैग को मैं क्या कहूंगी? उस बैग को मैं कहूंगी सेल्यूलर पूल। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं और अपना काम करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को मिला के उसको कहा जाता है सेल्यूलर पूल। तो ऑल द बायोमोलिक्यूल्स present in cell are called cellular pool। तो सेल्यूलर पूल हो गया, जैसे कि ऑल दैट जीन्स, अगर कभी आपने सुना हो कि हमारी बॉडी में जितने जीन्स हैं उन सबको मिला के हम पता क्या कहते हैं? जेनेटिक पूल कहते हैं। कभी सुना हो तो जीन पूल कहते हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनको मिला दें, उनको एक चीज एक तरीके से हम देखना चाहें तो वो सेल्यूलर पूल कहलाएगा। तो सेल्यूलर पूल तक आपको क्लियर है? हम सारे बायोमोलिक्यूल्स आज देखेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, है ना, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल कैसा है। तो अब इस इंट्रो कर रहे हैं बस चैप्टर का। तो मॉलिक्यूल कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक वाले कौन से हैं? अब ऑर्गेनिक में कौन से वाले मॉलिक्यूल आते हैं? जैसे कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक में आते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, वो न्यूक्लिक एसिड तो है। तो वो किस में आते हैं? वो हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और अमाइनो एसिड हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं मिनरल्स आयन, वैसे मिनरल आयंस होता है, मिनरल आयंस, ठीक है, और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। अच्छा, अगर मिनरल आयंस की बात करें तो 17 एसेंशियल मिनरल आयंस होते हैं प्लांट में। एसेंशियल वाले बात की बात कर रही हूँ, वैसे तो काफी होते हैं मिनरल आयन, पर 17 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स के केस में 24 एसेंशियल होते हैं, यानी कि 24 जो है हमको एसेंशियल है, उसके बिना भाई हमारा नहीं चलेगा। तो ये एनिमल्स के केस में होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स बता दिया मैंने भाई, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक वाले बता दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और इनऑर्गेनिक वाले बता दिया मिनरल आयंस एंड H2O। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होता है बच्चों, जब शुरुआत में एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे थे, हम हर चीज की एक डेप्थ में नॉलेज लेंगे ना, शुरू कहाँ से हुआ ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल, किसने सोचा, क्या किया। तो स्टार्टिंग में जब इस पे रिसर्चेस चल रही थी तो क्या करा गया, इन बायोमोलिक्यूल्स को खोजने के लिए, मतलब फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें हमने क्या लिया? उसमें, अब एक्सपेरिमेंट को सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उसमें हमने एक लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू, क्योंकि हमें सेल में ही देखने हैं, सेल में ही हमें ये सारी चीजें मिली, तो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू लेने के बाद हमने उसको ग्राइंड करा। कहाँ पे ग्राइंड करा और किसमें ग्राइंड करा? ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने अपने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया भाई, मतलब बिल्कुल चॉप कर दिया, ग्राइंड कर दिया इस एसिड के अंदर। है अगर कोई मैं लिविंग टिश्यू, अगर कोई भी ऐसे आप चीज ग्राइंड कर दोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्लरी मिलेगी, है ना, खाना बना रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो अगर आप टमाटो को ग्राइंड कर दो तो आपको स्लरी मिलेगी। वैसे ये लिविंग टिश्यू को हमने ग्राइंड करा, हमें एक स्लरी मिली। हमने हमें जो ये स्लरी मिली थी, अब हमने इसको सेपरेट करना शुरू करा। हमने भाई साहब एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें स्लरी को डाला। तो ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, उसमें हमने स्लरी को डाला। तो स्लरी को डाला, ऊपर से हमने इस पे रख दिया था फनल, ताकि छन जाए वो। तो फनल रख दिया, स्लरी को डाला, ऊपर की तरफ भी कुछ पार्टिकल्स रह गए और कुछ पार्टिकल्स नीचे आ गए। तो ऊपर की तरफ कुछ रुक गए पार्टिकल्स इसी में, और कुछ पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे थे वो नीचे की तरफ आ गए इसमें।
क्योंकि हमने छान लिया ना, इसको फिल्टर कर लिया स्लरी को। स्लरी, टमाटो स्लरी फिल्टर करोगे ऐसी होगा ना, लिक्विड लिक्विड नीचे आ जाएगा और हेवी हेवी पार्टिकल ऊपर पहुंच जाएंगे, रह जाएंगे। अब हमने स्लरी को फिल्टर करा, ये हमारे लिविंग टिश्यू की स्लरी है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली? ऊपर जो हमें देखने को मिला वो हमें मिला एसिड इनसॉल्यूबल पूल, क्योंकि ये चीज एसिड में सॉल्यूबल नहीं हुई, यानी कि घुली नहीं। और घुली नहीं तो एसिड में घुली नहीं तो ऊपर रह गई, है ना, पास आउट नहीं हो रही है, मेम्ब्रेन के ऊपर ही है। तो जब ग्राइंड हुई थी, नीचे की तरफ हमें जो मिला वो एसिड सॉल्यूबल पूल था, क्योंकि ये सारे पार्टिकल एसिड में सॉल्यूबल हो गए थे, मिल गए थे अच्छी तरीके से। ठीक है भाई साहब, ये भी हमने मान लिया। नाउ इस बेसिस पे बच्चों, इस बेसिस पे हमने दो तरीके के मॉलिक्यूल्स देखे। सबसे पहले जो हमें एसिड में नहीं घुले थे, इनसॉल्यूबल थे, उनकी बात करते हैं। जो एसिड में इनसॉल्यूबल थे वो, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था, तो हम इनके यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो मोर देन 10,000 डेल्टन था, कि 10,000 डेल्टन से ज्यादा वेट वाले थे जो घुले नहीं। ठीक है, और ये भी एक रीजन है ना, इसीलिए वो घुले नहीं, क्योंकि उनका क्या जो वेट था, उनका जो साइज था वो ज्यादा था। चलिए छह वाले को देखते हैं। एसिडिक एसिड सॉल्युबल पूल जो था, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हल्के छोटे होंगे तभी ये घुल गए होंगे। तो मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट, अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 18 से 800 डेल्टन निकला। 18 से 800 कह लो या फिर आप 1000 भी कह सकते हो, 18 से 800 डेल्टन निकला। चलिए ठीक है, तो भाई एक ये डिफरेंस मिला हमें एसिड इनसॉल्यूबल वालों में, एसिड सॉल्यूबल वालों में। एसिड इनसॉल्यूबल वाले जो कि बड़े थे, उनको हमने एक टर्म दिया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो एसिड सॉल्यूबल थे उनको भी एक टर्म दिया गया, क्योंकि वो छोटे थे, उसी हिसाब से उसका नाम माइक्रो, एक सेकेंड, सॉरी इसका नाम ठीक करो, मैं वही सोच रही थी इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हमने इसका नाम दिया, और इसका भी हमने दिया माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो इसी हिसाब से और इसी एक्सपेरिमेंट से हमारे पास दो तरीके के बायोमोलिक्यूल आ गए, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल आ गए, और ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। नाउ अब हम आगे की बात करते हैं, ये जो मैक्रो थे इसमें क्या क्या आए और माइक्रो में क्या क्या आए, मतलब इसके अंदर कौन से आते हैं और माइक्रो में कौन से आते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो यहीं से माइक्रो शुरू कर देते हैं। चलिए, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में अब हमारे पास क्या क्या चीजें आई, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हुआ था ना ये सारी चीजें, कि मॉलिक्यूलर वेट कम था इनका, इसलिए इनका नाम माइक्रो बायोमोलिक्यूल पड़ा। तो इसमें आए थे हमारे अमाइनो एसिड, मैं पूरा लिख देती हूँ आप भूल जाओगे, अमाइनो एसिड और मोनोसेकेराइड और न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में खास बात है, वो अभी जस्ट कुछ सेकंड्स में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो वाले में आपको पता चल गया कि भाई क्या क्या चीजें आई। ऐसे ही हम मैक्रो की बात करते हैं कि मैक्रो वाले में कौन से आए, मैक्रो बायो में कौन से आए। मैक्रो बायो में कौन से आएंगे, प्रोटीन, हेवी वाले प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये आ गए। नाउ और क्या आएंगे इसमें, पॉलीसेकेराइड, है ना, ऑब्वियसली ये इसमें मोनो वाले आए थे, इसमें पॉली वाले आएंगे क्योंकि मैक्रो बायो है, ये बड़े वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। पॉलीसेकेराइड हो गया। ओके, पॉलीसेकेराइड में बच्चे क्या होता है, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, ये पॉलीसेकेराइड है। चिटिन हो गया, ये पॉलीसेकेराइड है, फंजाई की मेम्ब्रेन बनी होती है चिटिन से, है ना, फंजाई की मेम्ब्रेन में लगा होता है चिटिन। देन ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये सारे पॉलीसेकेराइड है और ये सारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल में आए। अब कैसे डिवाइड करा हमने, हमने डिवाइड करा मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। बट लिपिड, लिपिड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई लिपिड को हमने इसमें क्यों रखा, भाई सबने मतलब सबने वो उठाया, एतराज उठाया लिपिड, क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट था ना वो तो ज्यादा था, लेकिन फिर भी हमने उसे माइक्रो वाले में रखा। सॉरी, लिपिड क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने। लिपिड का था, लिपिड क्या था, लिपिड हमें ऊपर की तरफ पाया गया, समझ रहे हो, लिपिड मैक्रो में पाया गया, मैक्रो में यहां पाया गया था। ठीक है, मैक्रो में पाया गया था, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम निकला, बाय चांस लिपिड ऊपर ही रह गया।
वो नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर लिपिड हमें हम ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और इनसॉल्यूबल था लिपिड, सॉल्यूबल भी नहीं हुआ और ऊपर की तरफ पाया गया। लेकिन जब हमने लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट चेक करा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम आया, तो इसीलिए हमने लिपिड को माइक्रो बायोमोलिक्यूल में रखा। तो यही रीजन था लिपिड को माइक्रो बायोमोलिक्यूल में रखने का, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कम था, जैसे कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल का होता है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं था। तो अब आपको यहां तक क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? सबको मैम समझ? जी पूछिए। मैम ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बार दोबारा समझा दीजिए। ओके, देखो, हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड करा, किसमें ग्राइंड करा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ग्राइंड करके जैसे मिक्सी ली हमने, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिटिक एसिड डाला, लिविंग टिश्यू भी उसमें डाला और दोनों को ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद हमें एक स्लरी मिलेगी, है ना, आपको प्यूरी मिलती है जैसे टमाटो की, वैसे हमें इसकी स्लरी मिली। स्लरी मिलेगी, उसको हम फिल्टर करेंगे। जैसे ही स्लरी को हमने फिल्टर करा तो हमें दो तरीके के मॉलिक्यूल वहां मिले। एक मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूबल हो गए एसिड में, तो वो नीचे गिर गए, और एक मॉलिक्यूल जो कि एसिड में घुले ही नहीं और वो ऊपर रह गए। जैसे कि कुछ अगर हमें पानी में घुलना है तो कुछ चीज घुलती है, कुछ चीज नहीं घुलती, तो कुछ सॉल्यूबल होंगी, कुछ इनसॉल्यूबल होगी। तो इसी हिसाब से जो ऊपर वाले थे वो इनसॉल्यूबल थे, इसलिए वो ऊपर रह गए। और वो एक और रीजन है, वो बड़े भी थे, तो बड़े भी थे, इनसॉल्यूबल भी थे, इसलिए इनका नाम मैक्रो बायोमोलिक्यूल रखा गया। नीचे वाले जो थे वो छोटे थे, वो घुल गए एसिड में, उनका नाम माइक्रो बायोमोलिक्यूल रखा गया। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए हुआ ताकि हम बायोमोलिक्यूल, वैसे तो हमको पता था क्या क्या बायोमोलिक्यूल है, लेकिन हमको चीजें देखनी थी कि मतलब इन बायोमोलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो वो भी अब हमें पता चल गया कि कुछ का वेट ज्यादा होता है, कुछ का वेट कम होता है, और वो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। अब आपको कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? कशिश प्रेजेंट है, वो यहाँ पे क्लास में है? क्या हो गया, अभी तो वो आई थी, कहाँ चली गई? चलिए ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया, अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। हाँ जी। मैम लिपिड्स वाला एक बार फिर से बताना। अच्छा, लिपिड्स वाला बता देती हूँ। लिपिड जो था वो इनसॉल्यूबल था बच्चे, तो लिपिड हमें ऊपर पाया गया था। तो एक लिपिड को मैं येलो कलर से बना देती हूँ कि लिपिड जो है मुझे यहाँ पाया गया ऊपर लिपिड। लेकिन बच्चे ऊपर वाले तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल थे, लेकिन जब मैं हमने लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट चेक करा तो वो कम आ रहा था, 10,000 डेल्टन से भी कम आ रहा था। तो इसीलिए हमने उसको माइक्रो में रखा, ना कि मैक्रो में। जबकि लिपिड कैसा है? लिपिड सॉल्यूबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्यूबल है। तो इसके बारे में आप ये एक चीज याद रखोगे कि लिपिड कैसा है, ये एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी हमने उसे माइक्रो में रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो वेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ना कि सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लिपिड किस में आएगा? इस वाले में आएगा, माइक्रो बायोमोलिक्यूल में आएगा। और अगर हम देखते कि सॉल्युबिलिटी या फिर इनसॉल्युबिलिटी, तो हम उसको मैक्रो में रखेंगे। तो ये है लिपिड का किस्सा। तो अभी हमने वेट के अकॉर्डिंग देखा, तो इसीलिए हमने इसको माइक्रो में रखा। समझ आया अब आपको? मैम बट लिपिड्स का तो आई थिंक 8,000 समथिंग होता है ना डाल्टन में। 8,000? तो वो तो 10,000 से कम है ना। बट मैम 1,000 से तो ज्यादा है। अरे तो वो 10, अब आपने मैक्रो का रेंज नहीं देखा आपने? मोर देन 10,000 डेल्टन। यस मैम। हाँ, तो फिर ये मैम कैसा बट क्वेश्चन है? जो हम एडिशनल बुक्स पे पढ़ते हैं तो फिर उसमें तो हाँ ये हाँ, मैक्रो मैक्रो में बायोमोलिक्यूल। बिल्कुल, वो जब मैक्रो में उसको अरेंज करते हैं तब उसको इनसॉल्युबिलिटी के हिसाब से अरेंज करते हैं मैक्रो में, ना कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। ओके मैम। हाँ, तो वो मैं ये कह रही हूँ आपको, ये किसी बुक्स में आपको मैक्रो में मिलेगा, किसी बुक्स में आपको माइक्रो में मिलेगा। तो अगर वो आपको मैक्रो में मिल रहा है तो वो इनसॉल्युबिलिटी के हिसाब से वहां अरेंज है, अगर वो आपको माइक्रो में मिल रहा है यानी कि वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से डिवाइडेड है। ओके मैम। ओके, चलो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो अब हम इनको मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबको क्लियर हो रहा है जो यहाँ पे है इस क्लास में? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नया चैप्टर है बच्चों, दोबारा थोड़ी होगा इसका रिवीजन। अभी आप अपने डाउट्स पूछिए सारे, ये चैप्टर हल्का सा है, थोड़ा सा ट्रिकी, तो इसीलिए चीजें पूछते रहो। नाउ, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी कहते हैं बच्चों। सेकेराइड्स हम कहते हैं इसको, क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
स्वीट टेस्टिंग होता है, ठीक है। इसको चखेंगे तो ये कैसा लगेगा, ये हमें मीठा लगेगा, तो इसीलिए इनको हम सेक्केराइड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया सेक्केराइड में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला है बच्चों, क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला? आपको मेन कंपाउंड्स जो इसमें देखने को मिलेंगे, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, किस रेशियो में आपको ये मिलेंगे? एक कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है, देन कार्बन का एटम, देन 2 हमारे हाइड्रोजन, देन 1 ऑक्सीजन। इस हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो एक कार्बन और एक, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ शॉर्ट में तो मेरे को ये मिलेगा एक कार्बन एंड 1 H2O। ये मैं कह सकती हूँ, एक कार्बन कह सकती हूँ ना? यस हाँ, मैम। तो बच्चों इसीलिए ना इसको क्या कहते हैं, इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। देखो, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसीलिए ऊपर देखिए कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके पास एक कार्बन है और एक वाटर का मॉलिक्यूल है, कार्बन एंड वाटर। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स, क्योंकि इसके फॉर्मूला में हमने वाटर देखा। क्लियर है बच्चों, इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? यस मैम। तो बच्चों आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि है ना, इसको शुगर भी कह देते हैं हम। आप कार्बोहाइड्रेट्स किससे लेते हैं? आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि चावल से लेते हैं, आलू से आपको मिल जाता है, तो ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। और अब हम थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें कार्बन है, H2O है ना, तो इसीलिए हम इसको बायोमोलिक्यूल में इस तरीके से पढ़ेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, प्रियांशु बताएंगे? प्रियांशु कहाँ गायब हो? है प्रियांशु क्लास में? एक सेकंड रुकिए। यस मैम। हाँ जी, प्रियांशु है क्लास में? प्रियांशु आपकी आवाज नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में इतना लीन मत होइए, और जनरल फॉर्मूला बताइए कार्बोहाइड्रेट्स का। Not getting your voice, you are not audible, I guess. Not getting it. आपको मेरी तो आवाज आ रही है ना सबको, कि मेरी भी नहीं आ रही है? आप मेरी तो आ रही है, ओके ओके। हाँ, तो आप लोगों की किसी की आवाज मतलब किसी किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ जी, प्रियांशु कुछ चैट पे लिख रहे हैं। ओके, आप ट्राई कर रहे हो। प्रियांशु मुझे जनरल फॉर्मूला लिख के भेजिए। चलिए, कोई नहीं, मत लिख के भेजिए, मैं ही बता रही हूँ। जनरल फॉर्मूला है बेसिकली CnH2nOn। ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला है, ये इसको आप याद रखेंगे, CnH2nOn। अभी हम इसके हिसाब से बनाएंगे भी। तो सबसे पहले जो है, मतलब अब ये भी डिवाइडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी तो डिवीजन है। तो अगर मतलब ये एक है तो क्या नाम है, दो है तो क्या नाम है, कार्बन के बेसिस पे ये होता है। तो ये मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स, जब कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक कार्बन यूनिट का बना होता है, ठीक है, तो हम मोनोसेकेराइड में लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 1 यूनिट। चलिए, सेकंड क्या होगा, जब वो 2 यूनिट के बने होंगे तो उनको हम डाइसेकेराइड कहेंगे। जब वो 3 यूनिट के बने होंगे, ठीक है, अच्छा 3 यूनिट में हम उनको ट्राइसेकेराइड नहीं कहेंगे बच्चों। क्या होता है कि 3 से 7 तक हम उनको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, तो हम उनको ओलिगो सेकेराइड कहेंगे। कब कहेंगे? जब उनके पास 3 से 7 यूनिट होगी, तो उसके लिए एक सिंगल टर्म है ओलिगोसेकेराइड। चौथा, जब उनके पास 1000 यूनिट तक हो, चेन बनी हो 1000 कार्बोहाइड्रेट की, तो उनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। पॉलीसेकेराइड्स कितनी यूनिट होंगी इसके पास? अबाउट 1000 यूनिट। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है मोनोसेकेराइड और कैसे उसको डाइसेकेराइड कहेंगे, देन ओलिगोसेकेराइड और देन पॉलीसेकेराइड। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या होता है कि जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, ये जनरल फॉर्मूला है। जब अगर मैं इसमें 1 डालूंगी, C1H, यहाँ पे n में n की जगह मैं 1 डाल रही हूँ अभी, तो CnH, यहाँ पे 2 into 1 2, फिर उसके बाद O और ये 1,
तो ये क्या होगा, ये एक मोनोसेकेराइड होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में चीजें पुट करके चलते हैं। ओके, देख अब क्या है कि इनके कार्बन नंबर डिफर कर जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, एक ध्यान से सुनना कि मोनोसेकेराइड जब कार्बोहाइड्रेट एक यूनिट का बना होता है, लेकिन कार्बन जो होते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ये मोनोसेकेराइड में आएंगे। समझ रहे हो मतलब आप, मोनोसेकेराइड में मैं 3 से 7 कार्बन रख सकती हूँ मोनोसेकेराइड में। किसी को कोई डाउट इस बात में? कोई डाउट? हाँ, मैं सिर्फ ये एक यूनिट का तो बिल्कुल बना है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट होगी, लेकिन यहाँ पे मैं कार्बन जो है रख सकती हूँ ज्यादा, 3 रख सकती हूँ कार्बन, 7 रख सकती हूँ, तो इस हिसाब से ये मोनोसेकेराइड हो जाएंगे। मोनोसेकेराइड जो है वो सिंगल यूनिट के बने होते हैं, यूनिट यहाँ पे बच्चों एक रहेगी। ठीक है, ये आप याद, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड, तब आप इसको अच्छे से समझ लोगे। तो इसको किसी इस चीज में अब डाउट है किसी को, आगे बढ़े नाउ। तो ऐसे ही डाइसेकेराइड है, ठीक है, ऐसे ही डाइसेकेराइड है, ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड है, ऐसे ही पॉलीसेकेराइड है। सबसे पहले जब मैं मोनोसेकेराइड बताऊंगी ना, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ अपनी बात से। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड शुरू ही कर देते हैं। मोनोसेकेराइड, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ 1 यूनिट होगी बच्चों, एक यूनिट होगी, एक यूनिट होगी, लेकिन इसमें कार्बन नंबर ज्यादा हो सकते हैं। तो हैव कार्बन नंबर 3 to 7, 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या डिफरेंस है दोनों बातों में, यूनिट ये एक ही रहेगी, मतलब जब इसके एग्जाम्पल दूंगी तब और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है, सिर्फ एक यूनिट है, एक यूनिट, दो चीजें आपस में जुड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट है ना। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देखते, तो मोनोसेकेराइड एक यूनिट है, इसमें कार्बन 3 से 7 तक हो सकते हैं। चलिए 3 कार्बन की बात करते हैं, सबसे पहले 3 से ही शुरू कर लेते हैं। तो 3 कार्बन जो है उसको हम ट्रायोस शुगर कहते हैं। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, टेट्रोस। 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे, पेंटोस। वेरी गुड। 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्सोस। हाँ, हेक्सोस। 7 कार्बन को हम कहेंगे हेप्टोस। बच्चों हेप्टोस, सेप्टोस तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब फॉर्मूले में डालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, CnH2nOn। हाँ, तो Cn क्या है, 3 है, अब N3 है। फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, C3H6O3। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलिए, C4। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट। C6H12O6। वेरी गुड। अच्छा ग्लूकोज, हाँ यही पूछने वाली थी, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सबको याद होगा, हेक्सोस। नेक्स्ट बताइए, C7H14O7। वेरी गुड। तो अब आपको, हाँ जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ होते हैं। तो अभी हम 3 to 7 यूनिट तक है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में इसके एग्जाम्पल में बच्चों आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो इसके एग्जाम्पल में आपको दे देती हूँ, ट्रायोस शुगर में जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें आप ग्लिसरेल्डिहाइड पढ़ोगे, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड एग्जाम्पल होगा। देन टेट्रोज में एग्जाम्पल होगा इरिथ्रोज, इराइथ्रोज कहते हैं, ठीक है। पेंटोज का क्या एग्जाम्पल होगा, पेंटोज में आप पढ़ोगे राइबोस, और एक और है आर्बिनोज भी है। एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। हेक्सोस में आप पढ़ोगे ग्लूकोज, एग्जाम्पल है, देखिए फॉर्मूला ग्लूकोज का है, ये राइबोस का फॉर्मूला है, ये राइथ्रोस का फॉर्मूला है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। और C7 में आप पढ़ोगे सेडो हेप्ट्यूलोज, सेडो हेप्ट्यूलोज। ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं इसके। ओके बच्चों, तो ये आपको मोनोसेकेराइड आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे है, क्या फॉर्मूला बनता है। अभी हमें इंपॉर्टेंट वाले कौन से डिस्कस करने हैं इसमें, जिसका हम जो हम हमारे पेपर में आने वाले हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पेपर में पूछेगा इसके बारे में और इसके बारे में, यानी कि पेंटोज और हेक्सोस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए पेंटोज और हेक्सोस को डिस्कस करेंगे, और इनके एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ, जैसे कि ग्लूकोज और राइबोज, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेक्सोस को डिस्कस करेंगे। हेक्सोस, हेक्सोस का फॉर्मूला 6C है, ये 6 कार्बन वाले हैं, तो हेक्सोस शुगर्स
नाउ हेक्सोज के एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों? तो इसमें आएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इससे पहले तो किसी को डाउट नहीं है तो पूछ लो अभी। नहीं है? चलो, हेक्सोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों क्या होता है ना कि इस हेक्सोज शुगर के अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम इन मोनोसेकेराइड को पढ़ते हैं ना तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहली बात कि मोनोसेकेराइड्स के पास दे कैन हैव, यानी कि इनके पास दो चीजें हो सकती हैं। या तो इनके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, या तो इनके पास एक एल्डिहाइड हो सकता है या इनके पास एक कीटो ग्रुप हो सकता है। तो दो चीज हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि इनके पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर कीटो ग्रुप हो सकता है। अगर इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो इनको मैं एल्डोज कहूंगी। अगर इनके पास कीटो ग्रुप हुआ तो मैं इनको कीटोज कहूंगी। तो पहली बात तो भाई ये हो गई हेक्सोज शुगर्स के बारे में। दूसरी बात क्या है हेक्सोज शुगर के बारे में कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कॉम्पाउंड्स होते हैं। तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें बहुत सारे OH पाए जाएंगे, बहुत सारे OH पाए जाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो हेक्सोज शुगर जब हम पढ़ेंगे और अगर हमने दिमाग में रखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो उसके बारे में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि इसमें एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। दूसरा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत सारे OH देखने को मिलेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको शुरू करवाऊं, मुझे ये बताइए कि वेबिनार में आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है? और अरे मैं नहीं, नाम बोलो। हर्षिता। हर्षिता, प्रियांशु, बस दो लोग? बस बाकी सब हो यहाँ पे? तो अब मैं किसको दूं, क्योंकि आप दोनों को भी जरूरत पड़ेगी आधी बाकी की क्लास की। मैम हाँ जी बताइए। मैम आप क्लास कंप्लीट कर लीजिए, जब कंप्लीट हो जाएगी क्लास तब मैं वहां पे ज्वाइन कर लूंगी। करोगे तो फिर रिकॉर्ड, प्रियांशु फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी आधी, ठीक है? या फिर आप इन लोगों में से बात करो, किसी से कोई कर ले तो। कर लो, 15 मिनट की क्लास अपनी और है, कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी, आपको चीजें नहीं समझ आएंगी फिर आपका ही नुकसान होगा। वैसे आपने बायोमोलिक्यूल कर रखा है, आप कह रहे थे जैसे, तो फिर आपने बायोमोलिक्यूल्स कर तो रखा है, ऐसे तो आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। समझना, हाँ होता है थोड़ा। हाँ वही, हाँ ये तो है। ओके, तो अपन ने देख लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इसको पढ़ने से पहले अपन को दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भाई इसमें कंपाउंड होते हैं। और सबसे पहले हम हेक्सोज शुगर में ग्लूकोज की बात करते हैं। चलिए ग्लूकोज की बात करते हैं। कशिश, मीना, आपको क्लियर हो रहा है सब चीजें? यस मैम। बच्चे बीच में कहाँ चले गए थे आप? मैम वो मम्मी ने बुला लिया था, वो पूजा हो रही थी। यस मैम। चलो बच्चों ग्लूकोज शुरू करते हैं। ग्लूकोज को हम कहते हैं एल्डोज शुगर। और वही बात जो ऊपर बताई थी कि इट कैन हैव एल्डिहाइड और कीटोज ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप। तो अगर उसके पास एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोज कहेंगे, अगर उसके पास कीटोन है तो उसको कीटोज कहेंगे। तो ये पास एल्डिहाइड होगा जरूर, तो इसीलिए इसका नाम एल्डोज शुगर पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि एक एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में लिख लीजिए सब लोग, एन एल्डिहाइड ग्रुप is on टर्मिनल कार्बन। इसके टर्मिनल कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। टर्मिनल कार्बन से मेरा मतलब है या पहले कार्बन से, पहले टर्मिनल बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होने वाला। तो टर्मिनल कार्बन पे एक एल्डिहाइड हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्लूकोज का फॉर्मूला, क्योंकि ये एक हेक्सोज शुगर है तो फॉर्मूला इज C6, ये फॉर्मूला होगा, ये रहा इसका फॉर्मूला। ये सब बातें हो गई। अब ग्लूकोज के बारे में क्या चीजें हैं? ग्लूकोज दो तरीके की फॉर्म में रह सकता है, या तो ये ओपन चेन बनाएगा या तो ये रिंग बनाएगा। तो रिंग भी बना सकता है, ओपन चेन भी बना सकता है। तो ग्लूकोज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज कैन
एग्जिस्ट इन ओपन चेन, है ना, खुली चेन में रह सकता है, एंड रिंग फॉर्म। दोनों तरीके से ये हमको मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि दोनों चेन, दोनों जो फॉर्म्स हैं वो इंटर कन्वर्टिबल हैं। मतलब अगर वो लीनियर है तो वो अगर ओपन चेन है तो वो रिंग बना सकता है, रिंग है तो वो ओपन चेन बना सकता है। तो हम लिखेंगे बोथ द फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। नाउ ग्लूकोज के बारे में अभी तक हमने क्या देखा कि ये एक एल्डोस शुगर है, यानी कि इसके टर्मिनल कार्बन पे हमेशा एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। ग्लूकोज ओपन चेन में भी पाया जा सकता है और रिंग में भी पाया जा सकता है, और ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है ओपन चेन। तो पहले मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रही हूँ ग्लूकोज का, ओपन चेन वाला। तो ये ऐसा कुछ है कि ओपन चेन जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है रिंग वाले स्ट्रक्चर से, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब ओपन चेन देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। टर्मिनल पे हमेशा क्या लगा होगा, एल्डिहाइड लगा होगा। एल्डिहाइड CHO टर्मिनल पे लगा दिया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6। अब इनके बीच में भी बॉन्ड है, ये बॉन्डेड है ना, ठीक है जी। टर्मिनल पे एल्डिहाइड लगा दिया। अब क्या क्या चीजें और हैं इसमें, सेकंड पे इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक OH है और दूसरी साइड पे एक H है, ठीक है। यहाँ पे एक OH है, यहाँ फिर H, देन H OH H OH H OH एंड देन H। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। टर्मिनल पोर्शन पे एल्डिहाइड लगा है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड जो तीसरा है, तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पूरी चेन आप सेम देख सकते हो। तीसरे का OH इस साइड पे प्रेजेंट है, ओके। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे ग्लूकोज का, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इस ओपन चेन को अगर कन्वर्ट होना है रिंग में, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा। ओपन चेन सबने बना लिया, अब रिंग देखते हैं। रिंग, नाउ रिंग की बात हुई, क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड है, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड है ना, टर्मिनल पे एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 5 का OH अटैच हो जाएंगे। देखो जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए। तो पहले का एल्डिहाइड का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 5 का OH हमें मिला H2O, है ना, H2O। तो H2O क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, उड़ गया H2O, क्योंकि रिंग फॉर्म में हमेशा H2O लॉस्ट हो जाता है, उड़ जाता है। H2O लॉस्ट हो गया तो हमें क्या, मतलब H2O जो है लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे किस किस चीज की अभी क्या क्या रह गया, है ना, वो आप देख रहे हो अच्छी तरीके से क्या क्या रह गया, है ना। H2O लॉस्ट हो गया बच्चों, तो ये H2O, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है मेरी आवाज, यस मैम, अब आ अब रही है, आ रही है। अब आ रही है, दोबारा से देखते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, इसका एल्डिहाइड का H और कार्बन नंबर 5 का OH जुड़ा और H2O आ गया। H2O लॉस्ट हुआ, यानी कि ऊपर की तरफ आया और कन्वर्ट हो गया दो पार्ट्स में, ये H में और OH में वापस से कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका H मिला, इसका OH मिला, दोनों पहले जुड़े, H2O में बनाया, H2O बन के फिर वापस से सेपरेट हो गए H और OH में। ये आप समझ रहे हो, क्योंकि अभी हमें रिंग बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा अभी। नाउ वापस से OH और H में कन्वर्ट हो गए, अब क्या होगा, रिंग बनेगा। तो रिंग बनने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बना क्या। तो वापस से 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से, दिस इज 1, ठीक है, एंड सो ऑन 2 3 4 5 6। क्या हुआ है स्ट्रक्चर में, H लॉस्ट हो गया, OH लॉस्ट हो गया, और क्या बन गया इन सबसे, H और OH आ गया, आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना
कि ये जो H और OH है ना, ये जो यहां से आया है OH उठ के, ये इस वाले कार्बन, ये जो निकला है ना, ये इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, OH और H। और ये जो कीटो ग्रुप है यहाँ पे, सॉरी ये जो O रह यहाँ पे, कीटो ग्रुप नहीं है ये O है, O रह गया यहाँ पे, ये चेन बना लेगा कार्बन नंबर 5 के साथ। ये होगा यहाँ पे। किसी को इस वाले स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? क्योंकि रिंग बन रही है यहाँ पे, रिंग बनानी है। तो बच्चों क्या हुआ, सिंपली क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 दोनों ने इंटरैक्ट करना चाहा। जैसे ही उन्होंने इंटरैक्ट करना चाहा वैसे ही उनका एक OH हट गया, उसका एक H हट गया। दोनों का OH और H हटा जब, पहले तो वो H2O में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर वो वापस से OH और H में टूट गया। लेकिन अब वो जाए कहाँ? तो वो तो कहीं नहीं जा सकता। वो क्या करा उसने, वापस से वो C1 पे लग गया, H और OH। तो जैसे ही C1 पे लग गया, ये बॉन्ड तो बेचारा हट गया। यहाँ पे तो एक सिंगल बॉन्ड की कमी आ गई होगी। तो C1 ने के साथ ही बनाया था, C1 ने अपना O इसके साथ C5 के साथ शेयर कर लिया और एक बॉन्ड बना लिया। ओके, तो इस तरीके से इसने रिंग बनाना चाहा। और आपको पता है कि लीनियर चेन में जब रिंग बनेगी और ये जो कार्बन जो है आपस में पास आ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर अब बहुत देर तक लीनियर नहीं रहेगा, ये हल्का सा रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका रिंग फॉर्म देखते हैं। ये तो आपको पता गया कि रिंग फॉर्म बना कैसे। अब मैं नाउ रिंग फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, मतलब मुड़ गई ना, वो पूरी मुड़ गई और सबने रिंग बना ली, बस मिलके सारे कार्बन ने मिलके रिंग बना ली। सारे कार्बन ने मिलके रिंग बना ली। और यहाँ पे O हो गया, O से अटैच है ना ये रिंग, देखो O से अटैच है, रिंग बना ली। कार्बन नंबर 1 कहाँ है, ये रहा। और कार्बन नंबर 5 कहाँ है, ये रहा। क्योंकि रिंग 1 और 5 के बीच में ही बनी है, 1 और 5 के बीच में, तो 1 5 के बीच में O है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लेकिन 6 कार्बन है, तो 5 से जुड़ा है 6। क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये 6 जो है वो रिंग में आ ही नहीं रहा, वो तो बाहर अलग है, तो इसलिए ये बाहर अलग दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये एक कैसी रिंग बनी, ये एक हेक्सागोनल रिंग बनी, एक हेक्सागोनल रिंग बनी। हेक्सागोनल रिंग किस किस की बनी? अब ये जो रिंग है ये कितने कार्बन की बनी है? 5 कार्बन एटम है इसमें, रिंग में, सिर्फ रिंग की बात कर रही हूँ। ये सब इसको मैं रिंग में नहीं गिन रही हूँ, छठे को, ये पूंछ की तरह लगा हुआ है। 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है रिंग में, सिर्फ रिंग में। चलिए ये हमें पता चला। और इस तरीके की रिंग का एक नाम होता है बच्चों, इसको कहते हैं पायरानोज रिंग। तो ये एक पायरानोज रिंग यहाँ पे बन गई है। ऐसी फ्यूरानोज होती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ऐसी ये पायरानोज रिंग यहाँ पे बन गई है। तो इसमें अभी तक कोई डाउट? हल्की सी 2 लाइनें और हैं इसके बारे में, हो जाएगी आपके टाइम तक छुट्टी। आप ये मुझे बताइए कि इसमें कोई डाउट है किसी को? मैम 2 ऑक्सीजन हाँ कहाँ है? बताइए, पूछिए। मैम 2 ऑक्सीजन कहाँ है? एक ही ऑक्सीजन का एटम तो है। 2 ऑक्सीजन, एक ही तो बोला मैंने, एक वो एक है, तो- ये एक है। ओके मैम। हाँ, जब हम ऑक्सीजन को लिखेंगे तो हम सेपरेट O थोड़ी लिखेंगे, तो O2 लिखेंगे हम, समझ रही हो? मैम वो 1 मुझे 2 लग रहा था, 2 लग रहा होगा, ओके ओके, ठीक है, चलो ओके। तो ये आपको क्लियर है, हेक्सागोनल रिंग बन गई विच इज 5 कार्बन एटम की और 1 ऑक्सीजन एटम की, और ये छठा वाला रिंग के अंदर नहीं आएगा। और इस तरीके की रिंग को हम पायरानोज रिंग कहते हैं। पायरानोज रिंग में अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्ड बना, ओके, जो बॉन्ड बना एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच, जो बॉन्ड बना बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बना, किसके बना बॉन्ड, किसके बिटवीन बना? बिटवीन एल्डिहाइड, ऊपर बताया था, एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। कैसे बॉन्ड बना? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एलिमिनेशन से ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो किसकी बात कर रही हूँ? इस बॉन्ड की बात कर रही हूँ। और ये जो बॉन्ड बना है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो कि ऊपर एल्डिहाइड था और नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये एक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैम बताइए। मैम जो ऊपर आपने वो बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन और OH का, उसमें आपने 5th वाले कार्बन से ही क्यों बनाया? उसको 4th और 2nd से भी तो बना सकते थे। क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि वो 5वें कार्बन से ही अटैच करा है उसने। मतलब उसने Okay, कुछ चीजें ऐसे ही होती है ना, होता नहीं है कि उसके पीछे का रीजन नहीं है कि हम ऐसे क्यों हैं। तो वही है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसका। जब उसका मन हुआ उसने C5 से ही अटैच करा, और इसी हिसाब से हमने जब ग्लूकोज को फाइंड आउट करा तो हमने देखा कि ये C5 से अटैच है, ना कि C6 से। बिल्कुल ये C6 से भी कर सकता था, आई डोंट नो इसने क्यों नहीं करा। ओके, मतलब इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये उसका स्ट्रक्चर है। नाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दोनों के बीच। अब एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे, एक पॉइंट आप याद रखिए, एक टर्म है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, ये टर्म कब यूज करी जाती है? ग्लूकोज के केस में यूज करी जाती है जब बोथ द ग्रुप बिलोंग टू सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सो व्हेन, अभी बताती हूँ इसका मतलब। व्हेन बोथ द ग्रुप बिलोंग्स टू सेम मॉलिक्यूल, जब दोनों जो ग्रुप हैं यानी कि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बना है, अगर वो सेम मॉलिक्यूल में होंगे तो वो एक हेमी एसिटल है। तो आप बताइए क्या ये एक हेमी एसिटल है? यस मैम। बिल्कुल ये एक हेमी एसिटल है, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों ग्रुप के एक ही मॉलिक्यूल के दोनों ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बना है। इसीलिए इसके लिए एक टर्म है, इसको हेमी एसिटल कहते हैं। और अगर डिफरेंट के बीच में होगा तो उसके लिए और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इसको तब मैं और टर्म्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम हेमी एसिटल के बारे में देखेंगे। जब एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में कोई एक बॉन्ड बनता है तो उसको हेमी एसिटल कहा जाता है। तो ग्लूकोज एक हेमी एसिटल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। ग्लूकोज भाई साहब एक हेमी एसिटल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ग्लूकोज की रिंग को पायरेनोज रिंग कहते हैं। ये एक हेक्सागोनल रिंग है। ओके, एंड इसमें दो ग्रुप होते हैं, मतलब दोनों इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसीलिए इसको एल्डोज शुगर कहते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ग्लूकोज खत्म हो गया। मैम हाँ जी, मैम जो आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया लास्ट में, वो दोबारा बता दीजिए, मेरा वो हाँ हो जी, गया था। ओके ओके। देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देखो, एक एल्डिहाइड एक हाइड्रोक्सिल, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। क्लियर मैम हुआ? उसके वाला भी बता दीजिए, वो जो हेमी एसिटल। यस मैम। हेमी एसिटल क्या है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है उस मॉलिक्यूल के लिए, उसको हेमी एसिटल कहते हैं, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में ही वो बॉन्ड बना रहा है। ये भी तो हो सकता था कि भाई वो दूसरे ग्लूकोज के साथ ही वाला बॉन्ड बनाता, कि एक तो एक ग्लूकोज 1 का ग्रुप हो गया, एक ग्लूकोज 2 का ग्रुप हो गया, लेकिन भाई इसने अपने अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाया है, अपने ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप ने बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इस तरीके के मॉलिक्यूल को हेमी एसिटल कहते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। तो जब एक मॉलिक्यूल अपने दोनों ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है उस तरीके के मॉलिक्यूल को हेमी एसिटल कहते हैं। ग्लूकोज एक हेमी एसिटल मॉलिक्यूल है। किसी और को कोई डाउट? प्रियांशु, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, मैं ऐसे वो ले रही हूँ, अटेंडेंस ले रही हूँ सबकी। ओके मैम।